वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है सचिन गुप्ता और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा यह है बायोलॉजी। लास्ट लेसन में मैं आपको पढ़ा रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम और आज जो आपको पढ़ाऊँगा ये होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2। कुछ भी इस लेक्चर से रिगार्डिंग आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे इस जीमेल जो कि है सचिन गुप्ता 9536 8@gmail.com पर जाके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको जीमेल चलाने में मज़ा नहीं आता है तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम अकाउंट जो है यह है आपका 9536, ठीक है। बाकी गुप्ता जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये रहा सचिन गुप्ता 9536। तो आप टेलीग्राम अकाउंट पर भी मेरे अप्रोच कर सकते हैं और आप मेरी जीमेल आईडी पर भी मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी होती है जो मुझे लगता है कि आपको पर्सनली मिलके मुझे बतानी चाहिए, यानी कि 1 to 1 बात करके बतानी चाहिए, तो उसमें मैं आपके साथ लाइव स्काइप पर भी आ सकता हूं। आपकी क्वेरी को मैं स्काइप पर आमने सामने भी ले सकता हूं और आपको आमने सामने आकर भी समझा सकता हूं। ओके, तो मैं चलता हूं आज के सेशन की तरफ। ये दोस्तों सब वही कुछ है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो इस सब को बता के आपका टाइम कंज्यूम करने का मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। बस एक बार चाहता हूं कि आप पढ़ाई हुई चीज़ों से गो थ्रू हो लें। अगर आपने मेरा पार्ट 1 एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं देखा है जो मैंने आपको पढ़ाया है तो भाई सॉरी, लेकिन ये लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, जाके पार्ट 1 देखें। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बताने का कोई पर्पस नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या थी। बस मैं एक चीज़ को समझाना चाहता हूँ जिस वजह से मैंने आज की स्लाइड को कल की स्लाइड को लिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ये है पूरा यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो मैंने पढ़ाया हो उसे आपने कल जो है बह जाके घर पे देखा हो, यानी कि उसे एक बार रिवाइज़ मारा हो, और हो सकता है आपने रिवाइज़ भी नहीं किया हो, ठीक है। तो मेरा तो ये धर्म है कि मैं आपको पीछे का रिकॉल करा दूं, ठीक है, क्योंकि अगर रिकॉल नहीं कराऊंगा तो आगे का पढ़ाने में जो मज़ा है वह पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, याद करो। मैंने आपको बताया था ये मेन वेन और मेन आर्टरी दो मेन चीज़ें होती हैं जो आपकी सीधे कनेक्ट होती है लंग से। जो मेन आर्टरी होती है यह आपके क्या करती है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये देखो, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं गाढ़ा 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 मार्क कर रहा हूँ, ये है आपकी मेन आर्टरी। इस मेन आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक आप इस तरफ देख पा रहे होगे और दूसरी आप इस तरफ देख पा रहे होगे। एक अपने राइट साइड में देख पा रहे होगे, एक अपने लेफ्ट साइड में देख पा रहे होगे। ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती हैं किडनी के अंदर। मैं जब भी कहता हूँ इम्प्योर ब्लड तो बस आपको इतना समझना है यहाँ पे कि वो ऐसा ब्लड है जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी डिज़ोल्व हैं। ऐसा ब्लड जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी डिज़ोल्व होती हैं, उस ब्लड को हम मेरे प्रिय भाइयों कह देते हैं इम्प्योर ब्लड। अब होता क्या है कि किडनी का फंक्शन मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, फिर बता देता हूँ। किडनी का फंक्शन होता है इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसे मैं अब मार्क कर रहा हूँ, जिस ट्यूब को, यह ट्यूब क्या करेगा, प्योर ब्लड को लेगा जो कि किडनी ने दिया है, इसे इम्प्योर ब्लड को कन्वर्ट करके प्योर ब्लड से। तो ये क्या करेगा, ट्यूब इस प्योर ब्लड को पहुंचा देगा पूरी बॉडी के अंदर। फिर क्या होगा, जो आप यहाँ देख पा रहे होगे जो यूरेटर है, ये यूरेटर जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी जो कि किडनी ने, देखो, जब किडनी ने ब्लड इम्प्योर से प्योर में बदला तो कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज़ उस इम्प्योर ब्लड से आई होगी। ये इम्प्योरिटीज़ क्या करेगी, इन द फॉर्म इकट्ठी हो जाएगी ब्लडर के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये इकट्ठी हो जाती है ब्लडर के अंदर। फिर क्या करती है, जब भी हम लोग टॉयलेट जाते हैं तब यूरेथ्रा ओपन हो जाता है और उससे जो भी यूरिन होती है वह बाहर एक्सक्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। पर्पस बस इतना था पीछे, इतनी इस चीज़ को रिकॉल कराने का, जिससे आप आज के लेसन में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने चीज़ों को रिकॉल नहीं किया होगा तो मैं जो आज पढ़ाऊँगा ना ये आपके सर माथे नहीं आने वाले, ठीक है। अब देखो ये सब वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो मैं जल्दी आगे चला जाता हूँ, क्योंकि ना आपके पास इतना टाइम है मैं पीछे का रिकॉल करूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है, बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। मैं अगर आपको पीछे का रिकॉल पूरा कराने लगा तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि किसी दिन किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाएंगी।
जाएंगी। अब देखो ये आप जो देख पा रहे हो ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किडनी का इतना तो ज़्यादा ब्रीफ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा है कि आपके काम में आ जाए, क्योंकि आप लोग मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको नेफ्रॉन के बारे में। यहाँ पे एन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ नेफ्रॉन लिखा हुआ है। नेफ्रॉन क्या होता है, जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए मुझे एक ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है एक ईंट, क्योंकि पूरा जो मकान होता है ये ईंट रख रख के ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख के पूरा मकान बन जाता है। इसी तरीके से जो आपकी किडनी होती है, इसका जो सबसे छोटा यूनिट है जिसके रख रख के ये बनती है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। रख रख के नहीं बनेगी, इसका मतलब ये है जैसे मकान को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट इस्तेमाल की जाती है वह होती है आपकी ब्रिक्स यानी कि ईंटें। इसी तरीके से इन द सेम स्टाइल जो आपका किडनी बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट यूज़ की जाती है वह होती है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर मैंने आपको एक ही नेफ्रॉन शो किया है, और वह इसलिए किया है ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ जाइए। बाकी बॉडी में कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन होता है ये आप याद रखना सम होता है बाउमैन कैप्सूल का और टिब्यूल का, ठीक है। किसका होता है, बाउमैन कैप्सूल का और टिब्यूल का, ये सम होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। अब देखो बाउमैन कैप्सूल क्या है मेरे प्यारे भाइयों, कुछ नहीं है, बहुत सारी आप यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, देखो ये आप क्या है यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा ब्रश बड़ा कर लूँ। देखो यहाँ पे ना आप लोग एक कप शेप देख रहे होगे, ये आप देख रहे होगे ये कप शेप, ठीक है। ये जो कप शेप है ना इसी को हम लोग बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे एक ट्यूब, इस ट्यूब कहते हैं टिब्यूल, क्या बोलते हैं हम लोग, टिब्यूल। और इसके अंदर आप बहुत सारी जी आपका लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर आप बहुत सारे देखो ब्लड कैपिलरीज को देख पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस क्लियरली नहीं देख पा रहा होगा, मैं इसके लिए भी आपको देखो रेस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देख पा रहे होगे आप लोग, जस्ट मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये आप इस तरीके से बहुत सारी क्या है, ये आपके ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या है आपकी ग्लोमेरुलस। अब देखो पूरी प्रोसेस यहाँ पे क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। प्रिय भाई मैंने आपको रीनल आर्टरी लास्ट क्लास में बता दिया है क्या है, ये वही है जिससे पूरा डर्टी ब्लड एंटर करता है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ अगर पूरा ही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा ही बता देता हूँ कि चीज़ें क्या हैं, पीछे वाली बता देता हूँ और अभी वाली भी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए। जो कॉन्सेप्ट है उस पूरे कॉन्सेप्ट पे आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाए। अगर आपको यार क्लियरिटी नहीं होगी ना कॉन्सेप्ट के ऊपर तो हमारा पढ़ाना भी बेकार है, हम फिर पढ़ा के भी क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी ना कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियरिटी होनी चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियरिटी आपकी नहीं है ना तो वो सब चीज़ बेकार है। फिर मैं जल्दी से जल्दी यार कोशिश कर रहा हूँ उसे कि मैं इसे रफ कर दूँ। चलो ये ऑलमोस्ट रब हो चुका है, अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये आप लोग देख पा रहे होगे, सॉरी ये लाइन मेरे से गलत ड्रॉ हो गई है, चलो मैं इसे भी मिटा देता हूँ। ये आपकी रब कर दी मैंने, ये कर ली मैंने आपकी रब, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रीनल आर्टरी के लिए ये आप लोग देखिए रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी क्या करती है मेरे प्यारे भाइयों, ये जो डर्टी ब्लड होता है, कैसा ब्लड होता है, डर्टी ब्लड, इसको हमारे किडनी के अंदर लेकर आती है, ओके। किडनी के अंदर क्या क्या करके लेके आती है, इसको किडनी के अंदर लेके आती है। किडनी के बाद ये आपका जाता है यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं, कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को
प्यूरिफाई करता है, ठीक है। ब्लड के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, ये उसे करता है प्यूरिफाई। यहाँ से ये क्या करता है, आपका जो ब्लड है ये बढ़ जाता है आपका आगे की तरफ के लिए। जब ग्लोमेरुलस इसको प्यूरिफाई कर लेता है, फिर ये ब्लड आपका इसके अंदर आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टिब्यूल। ये आपका जो टिब्यूल है, ये अगर बात की जाए तो एक एंड पर कनेक्ट होता है बाउमैन कैप्सूल से, और दूसरे एंड पे कनेक्ट होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, किससे कनेक्ट है आपका, ये कनेक्ट है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। किससे कनेक्ट है आपका, ये कनेक्ट है आपका यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। तो आपका ये दो चीज़ों से कुल मिला के आपका ये कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप लोग कुल मिला के देख पा रहे होगे। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको आगे की क्या प्रक्रिया है। आगे की प्रक्रिया देखो ये है, जब यहाँ तक आपका इम्प्योर ब्लड आ जाता है, इसके बाद आप ये कुछ हेलिन लूप देख रहे होगे। देखो हेलिन लूप आप मत याद रखिए, आप बस इतना याद रखिए, ये जो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, ये जो इस तरीके से कुछ आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ग्लोमेरुलस जब इम्प्योर ब्लड को प्योर में कन्वर्ट करता है, इसके बाद में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, लाइक शुगर रह जाना, ठीक है। कुछ एक ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो रह जाती हैं। ओके, तो ये क्या करता है, ये जो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या करती हैं प्यारे भाइयों, ये क्या करती हैं, ये आपकी जो शुगर है या फिर वो चीज़ें जो कि आपकी ग्लोमेरुलस ने आपकी इम्प्योरिटीज़ के रूप में आगे बढ़ा दी हैं, इन्हें ये जो ब्लड होता है ये आपका एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो ये क्या कर लेता है, आपका एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसके बाद में ये क्या करता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है इसे एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसके बाद में जो प्योर ब्लड होता है वह इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो प्योर ब्लड है ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। अब ये जो इम्प्योरिटी है जिसे इन ब्लड वेसल्स ने भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, ठीक है, जैसे लार्ज अमाउंट में सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये आपका सबका सब ये सीधे चला जाता है इसमें, जो कि आपका है ब्लैडर, ठीक है। इस ब्लैडर के अंदर चला जाता है। ब्लैडर इज़ अ बैग विच कलेक्ट यूरिन, ठीक है। लेकिन जब ब्लैडर में आप देखते हैं बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं। ये नर्व सेल जब मैसेज करती हैं ब्रेन के लिए, ठीक है, ब्रेन से कहती हैं कि जो ब्लैडर है ये फुल हो चुका है, अब आप क्या करिए, इस ब्लैडर को, ये जो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है इसे बाहर निकलवा दीजिए, ठीक है। तो हमारे को कैसे फील होता है कि टॉयलेट लगी है, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सक्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझाया, एक बार मैं आपको पूरी प्रोसेस फिर से समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, ये आप जो डर्टी ब्लड है ये घुसता है अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से, जिसे कहते हैं हम लोग रीनल आर्टरी। ये ब्लड कैसा होता है, ये ब्लड होता है डर्टी ब्लड, यानी कि गंदा ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डर्टी ब्लड है ये सीधे सीधे आपका पहुँचता है इस तरीके से ग्लोमेरुलस तक। ये जो ग्लोमेरुलस है इसी का काम होता है ब्लड को प्योर करना। ओके, क्या करना, ब्लड को प्योर करना, इम्प्योर ब्लड को प्योर करना। यहाँ पे अब होगा क्या, एक प्रोसेस होगी ग्लोमेरुलस के द्वारा, जिसमें जो आपका इम्प्योर ब्लड है वह आपका प्योर में कन्वर्ट किया जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये प्रोसेस होगी तो यहाँ पे जो ब्लड है आपका, आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये आपकी बढ़ जाएंगी आगे की तरफ के लिए। कैसे बढ़ेंगे, आगे की तरफ के लिए। अब इस ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व है, लाइक शुगर हो गई और काफ़ी सारी जो डिज़ोल्व चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, वह एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे होगे, जिसे कहते हैं हम लोग हेलिन लूप। तो इन हेलिन लूप के द्वारा क्या कर ली जाएंगी, ये एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा, ये जो ब्लड है आपका ये यहाँ से चला जाएगा, आप ये देख पा रहे होगे, इसके द्वारा पूरी बॉडी के अंदर नाउ इट इज़ क्लीन ब्लड। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ ब्लड ने भी नहीं ली उनका क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना बहुत हौच पौच है, देखो इस वाले एरिया में, ये एरिया देख रहे हो इसके अंदर बहुत हौच पौच है। इसीलिए मैंने क्या किया है, जो अगला डायग्राम दिया है इसमें इस जगह की एक बहुत अच्छी और बहुत माइक्रोस्कोपिक इमेज ली हुई है, ठीक है।
जिससे यहाँ की चीज़ें भी मैं आपको क्लियरिटी से एक्सप्लेन कर दूँ। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि बाउमेन कैप्सूल पे जैसे ही आपका ब्लड आता है तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये आपकी यहाँ से निकल जाती हैं, ठीक है। और जो आपका ब्लड होता है ये आपका यहाँ से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देखने की कोशिश करो मेरे साथ, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये आपकी निकलती हैं यहाँ से, ओके। इम्प्योरिटीज़ यहाँ से निकलती हैं टिब्यूल से, और जो आपका ब्लड होता है जो इम्प्योरिटीज़ को निकालने के बाद रह जाता है ये आपका देखो निकलता है यहाँ से। ये देखने की कोशिश करो आप लोग, ये यहाँ से निकलता है, ओके। अब देखो क्या होगा कि इस ट्यूब के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, शुगर लाइक बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, और इसके चारों तरफ आप देख रहे होगे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, वो इम्प्योरिटी जो कि रीएब्जॉर्ब करी जा सकती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, उन्हें ये रीएब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ नहीं रीएब्जॉर्ब हो पाती हैं वह इस वाले रास्ते से हो के आपकी चली जाती हैं ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर क्या करता है, उन्हें जब हम टॉयलेट जाते हैं तब एक्सक्रीट कर देता है यूरिन के फॉर्म में बाहर। बाकी जो प्योर ब्लड बचा वो यहाँ से आपका चला जाता है सीधे सीधे क्लीन ब्लड के फॉर्म में बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, हौच पौच है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही आगे डायग्राम रखा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम है जो इस पूरे क्षेत्र को बढ़िया से क्या कर डालेगा, एक्सप्लेन, ओके। अब यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पर मैंने आपको ग्लोमेरुलस जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी देखो मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई हैं, ठीक है। ये आपकी ग्लोमेरुलस क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। देख पा रहे हो कितनी ब्लड वेसल्स हैं। इसी के नीचे होता है बाउमेन कैप्सूल और इसी के नीचे होता है टिब्यूल, ओके। अगर हम लोग टिब्यूल को बाउमेन कैप्सूल इन दोनों को जोड़ दें तो यही दोनों कहलाते हैं आपके नेफ्रॉन, ओके। तो ये इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये रहा आपकी अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये देखो जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, ऊपर वाली लाइन को सभी लोग देखेंगे आप लोग। मैं ब्रश को हटा देता हूँ बिकॉज नो नीड ऑफ ब्रश नाउ। पहले देखो क्या है, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो किडनी होती है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कुछ नहीं है, नेफ्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ पे आप देख रहे होगे काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होगे काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स हैं, लेकिन मैंने पिछले वाले डायग्राम में एक ही नेफ्रॉन आपको क्यों दिखाया। अगर मैं आपको सब दिखाता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते यार, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक ही दिखाया, मैंने वहाँ नहीं ठीक समझा कि आपको सब के सब दिखाए जाएँ। अब बताओ कोई समस्या यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई किसी तरीके का कोई क्वेश्चन मन में। पीछे मैंने अभी आपको जितना भी एक्सप्लेन किया अब मैं इसे ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। अब यार डायग्राम की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरी की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है मन के अंदर तो पूछ लो यार, कौन रोके है। अब देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या है, सिंपल है कि हमारी बॉडी की जैसे सबसे छोटी यूनिट सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। इन द सेम स्टाइल जो आपकी किडनी की सबसे छोटी यूनिट है वह है नेफ्रॉन। कभी पेपर में आता है नेफ्रॉन क्या है, ओके। टिक करने के लिए तो आपको टिक लगा देना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ पे अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, प्रत्येक किडनी बड़ी संख्या में उत्सर्जक इकाइयों से बनी होती है। अब आपकी जो उत्सर्जक इकाइयाँ हैं इन्हीं उत्सर्जक इकाइयों को हम लोग कहते हैं आपका नेफ्रॉन। क्या कहलाती हैं ये आपकी, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो नेफ्रॉन होता है उसका कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ के लिए, जिसे अपन लोग बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। इसको मैं समझाने के लिए पीछे वाले डायग्राम पे आपको लेके जाता हूँ। ये जो आपका नेफ्रॉन है इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये होता है कप की तरह। ये देखो मेरे प्यारे भाइयों कैसा है, ये कप की तरह है। इसे हम लोग बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपका यह होता है कप शेप में, जिसे हम लोग बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है ट्यूब के फॉर्म में, जिसे अपन लोग ट्यूब्यूल कहते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह दोनों कहलाएंगे आपके नेफ्रॉन, या फिर सिंपल भाषा में आप इतने पार्ट को बोल सकते हो नेफ्रॉन। तो मैं चलता हूँ आगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैं ऐसी आशा करता हूँ। फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे प्यारे भाई आप मेरे से ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं, ईज़िली मेरे से पूछ सकते हैं। जितना आपको मैं बोलता हूँ कि आप मेरे से पूछ सकते हैं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं। देखो इसका उद्देश्य बस एक ही है मेरा, कि आपको जीवन पर्यंत किसी भी बायो की किताब को पढ़ने की नीड ना पड़े। देखो होता क्या है कि हमारे पास वैसे ही कंपटीशन में पढ़ने के लिए बहुत सारा है।
अब अगर हम एक चीज़ को 89 बार पढ़ेंगे तो अपना पूरा सिलेबस तो कम से कम बुढ़ापा आने तक तो कंप्लीट कर ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या है, मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम होने चाहिए। ठीक है, आप इन्हें पहली बार पढ़ें और लास्ट बार पढ़ें, आपको जीवन पर्यंत इन्हें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मैं इसी एम के साथ यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। देखो यार, सीधी सी बात है, कंपटीशन के अंदर सिलेबस है बहुत। अगर आप महामहिम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसे यूपीएससी कहते हैं, उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अगर आपने एक एक टॉपिक को 3-3 4-4 बार पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। अगर आपको एक टॉपिक एक बार में नहीं समझ में आता है, जेन्युइन है, क्योंकि ये हर एक इंसान के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि आपको एक टॉपिक 20 बार भी नहीं समझ में आता है, तो ऐसा जो पढ़ा रहा है पहले तो उसे गोली मारो, उसे छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पे मेरा यही उद्देश्य है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको दोबारा कभी पढ़ने की नीड ना पड़े। जितना मैंने पढ़ा दिया ये बहुत है, और किसी किताब को छान मारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तो थर्ड पॉइंट देखो क्या है, ये है बोमेन कैप्सूल का जो निचला हिस्सा है इसे हम ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, तो जो अदर एंड ऑफ बोमेन कैप्सूल इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये ट्यूब आकृति का होता है। ठीक है, कैसा होता है, ट्यूब शेप का होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्यूब्यूल। अगला हमारे पास क्या है, द बाउमैन कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब देखो, जो बाउमैन कैप्सूल होता है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना कि ये आपका क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका बाउमैन कैप्सूल का। दिस फुल स्ट्रक्चर ऑफ बाउमैन कैप्सूल। इस बाउमैन कैप्सूल में जो कि आपका कप शेप का आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, मैरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस हैं, देखते हैं इनका काम क्या है। मैंने आपको बता ही रखा है क्या काम है इनका, तो देखते हैं इनका काम क्या है। यहाँ पे जल्दी देखते हैं इनका काम क्या है। अच्छा, अदर जो एंड ट्यूब्यूल का वह आपका कनेक्ट होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। ये भी मैंने आपको बता दिया, हिंदी में पढ़ेंगे तो ये है जो ट्यूब्यूल का सिरा है बोमन कैप्सूल से जुड़ा होता है। एक सिरा तो बोमन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है इसका ऊपर की तरफ के लिए, दूसरा जो सिरा है ये जुड़ा होता है आपके डक्ट जो कि मूत्र को इकट्ठा करती है। अब यहाँ पे अगली लाइन हमारे पास क्या है, जो ग्लोमेरुलस का एक एंड है वह सी से अटैच होता है रीनल आर्टरी से विच ब्रिंग द डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया बेस इनटू इट। मैंने आपको पीछे क्या बताया कि ये किस तरीके से क्या है, एक हमारे पास ट्यूब है जिसके अंदर क्या आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ये इम्प्योर ब्लड सीधे कहाँ पर जा रहा है, आपका बाउमैन कैप्सूल के अंदर जा रहा है। बाउमैन कैप्सूल से क्या हो रहा है, ब्लड प्योरीफाई हो रहा है आपका, और ये सीधे आपका निकल जा रहा है आपका रीनल आर्टरी से। अब सॉरी, रीनल आर्टरी से निकल जाता है। ठीक है आपका, यानी सॉरी रीनल वेन से निकल जाता है। अब ये जो है आपका, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं ये सीधे आपकी चली जा रही हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं ब्लैडर, और वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं यूरिन के फॉर्म में, और ये आपकी क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं एट द टाइम ऑफ टॉयलेट। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी हो मेरे को बताओ। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस कम्स आउट ऑफ बाउमैन कैप्सूल ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द ट्यूब्यूल ऑफ नॉर्थ फाइनली जॉइंस रीनल वेन। ये जो रीनल वेन है इसे क्या करती है, ज्वाइन कर लेती है। आपको मैं अगर स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो आपको मैं दिखा ही चुका हूं, आप लोग पर पीछे देख लीजिएगा कि बाउमैन कैप्सूल जो है उससे एक आपकी कैपिलरी जुड़ी हुई है जिससे कि प्योर ब्लड आ रहा है, एक आपकी कैपिलरी जुड़ी हुई है जिससे कि इम्प्योर ब्लड आ रहा है। अब देखो हमारे पास आगे क्या है, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज़ टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू। अब ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है कि इसके अंदर जितना भी ब्लड आ रहा है ये उसे फिल्टर करे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्या है, ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया एंड वाटर इट इज पास थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट एज अ फिल्टर इन द बाउमैन कैप्सूल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी मिलती हैं, ठीक है, उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है बाउमैन कैप्सूल के अंदर। इन इम्प्योरिटीज़ की बात अगर की जाए तो आपका अमाइनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गया। अब देखो क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लोमेरुलस
कैपिलरीज एंड हेंस रिमेन बिहाइंड द ब्लड। अब देखो आपकी जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह तो आपके इलीट ट्यूब के अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बात कर ली जाए आपके प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स की, ठीक है, ये क्या करती हैं आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर नहीं जा पाती और ये ब्लड के अंदर ही रह जाती हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, जो लार्ज देखो स्मॉल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो आपके चले गए बाउमैन कैप्सूल के पास। अब ये बाउमैन कैप्सूल से सीधे चले जाएंगे आपके यूरिन की फॉर्म में बाहर। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपके बाउमैन कैप्सूल में क्या करते हैं, फंस नहीं पाते हैं और ये आपके क्या करते हैं, ब्लड वेसल से प्योर ब्लड की फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो क्या है द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। अब जो ट्यूब्यूल है जो कि नेफ्रॉन के अंदर है, ये आपका कप शेप स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका बाउमैन कैप्सूल है, ये आपका ट्यूब्यूल है, और यहाँ पे बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हमने क्या कह दिया था हमने इन्हें कह दिया था आपका ये जो आप ग्लोमेरुलस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी स्लाइड्स हैं, मैं देखो 1 बाय 1 आपको एक करके समझा देता हूँ। तो देखो क्या है द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज टू अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है आपका, ठीक है, वह क्या करता है, अलाउ करता है। देखो मैंने आपको पीछे ही बताया होता क्या है, जैसे ही आपकी इम्प्योरिटीज़ आती हैं ब्लड के अंदर, तो क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस है वह उन्हें प्यूरिफाई करता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आपके बाउमैन कैप्सूल के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है, बाउमैन कैप्सूल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वह आपके ट्यूब के साथ बह के आगे चले जाते हैं, जो कि आपकी प्रोटीन होते हैं और आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। अब ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ये कहाँ पर आएंगे, तो ये आपके आ जाते हैं अब टिब्यूल में, और टिब्यूल से ये चले जाते हैं सीधे ब्लडर में, फिर वहाँ यूरिया बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे यही सब आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो देखो एक स्ट्रक्चर मेरे पास और भी है जो कि बहुत ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर है आपका, जो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर भी देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होगे एक के लिए बेसल के लिए, जो कि आपकी यहाँ के ऊपर है। मुझे एक बार फिर से ब्रश लेना पड़ेगा, ये रहा आपका ब्रश। तो ये आपका देखो ब्रश आ गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे जो डर्टी ब्लड है वो इस वाली ब्लड वेसल से अंदर एंटर कर रहा है। अब ये जो इस वाली ब्लड वेसल से एंटर कर रहा है, यहाँ पे आपके ग्लोमेरुलस, अब ये ग्लोमेरुलस क्या करेंगे, इस ब्लड को करेंगे प्यूरिफाई। क्या करेंगे, प्यूरिफाई। ओके, फिर ये जो आपका ब्लड जो कि आपका प्यूरिफाई हुआ है, ये आपका सीधे जहाँ पे पास होगा, ये जगह होगी आपकी, देखो यहाँ से आया, ये सीधे यहाँ से आपका हो जाएगा पास। ओके, लेकिन जो ब्लड है आपका, अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे गई हैं भाई, कौन कौन सी होंगी बोलो, अमाइनो एसिड होगा, शुगर होगा, एक्सेस वाटर होगा। लेकिन जो आपका ब्लड है, जैसे कि जिस ब्लड सेल्स हैं या फिर प्रोटीन है, ये आपके चले जाएंगे इस वाली पतली वाली गली से। ओके, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जा रही हैं आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ आगे बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वह इस तरीके, देखो यहाँ देखो, ये इस तरीके से जा रही हैं, 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 ठीक है। तो देखो ये क्या करती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ जा रही है इसके अंदर, ठीक है, इसमें वह इम्प्योरिटी जो रीएब्जॉर्ब हो सकती है, यानी कि वो इम्प्योरिटी जो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, वह ये ब्लड वेसल्स रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन वह इम्प्योरिटी जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, वह क्या करती है, आपकी आगे की तरफ चली जाती है। और ये रही आपकी, ये रही देखो वो इम्प्योरिटी, ये गई, 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 बाहर निकल गई। ओके, लेकिन जो आपका ब्लड है वो यहाँ से देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और प्योर ब्लड बन के बाहर चला गया। कोई दिक्कत परेशानी, देखो एक बार फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। प्योर ब्लड, देखो इम्प्योर ब्लड यहाँ आया। अब इम्प्योर ब्लड किससे कहते हैं, 70 बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यानी कि अशुद्ध रक्त जो है वो आपका यहाँ आया, यहाँ पे आके इस बाउमैन कैप्सूल पे आ गया। अब बाउमैन कैप्सूल ने क्या किया, आपका ब्लड को कर डाला प्यूरिफाई, ब्लड को धो डाला, समझ रहे हो, ब्लड को क्या करा, धो डाला, यानी ब्लड को कर डाला प्यूरिफाई। अब जब ये ब्लड तुम्हारा हो गया प्यूरिफाई, तो क्या हुआ, ब्लड चला गया इस वाले रास्ते से, ये आप जो देख रहे हो। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ थी उस ब्लड के अंदर, वह आपकी आ गई यहाँ पे, ये रही, ठीक है,
ये जो आप देख पा रहे हो ये आपकी इम्प्योरिटीज़ आ गई। अब जो ब्लड है इसने क्या करा, इस इम्प्योरिटी में से कुछ इम्प्योरिटी ऐसी थी जो ब्लड के अंदर जो थी वो एब्जॉर्ब हो सकती थी, तो उसने क्या करा, उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया, यानी उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब करके जो ब्लड था वह आपका नाचते गाते ये निकल गया। अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी जो ब्लड के ने भी नहीं एब्जॉर्ब की, कुछ इम्प्योरिटी जो कि रीएब्जॉर्प्शन वाली थी जो एब्जॉर्ब हो सकती थी वह तो कर ली इस ब्लड ने। ओके, यहाँ पे बाउमन कैप्सूल ने जिन जिन इम्प्योरिटी को बाहर निकाला था उसमें से कुछ एक इम्प्योरिटी थी जो ब्लड को लगा कि अगर मैंने एब्जॉर्ब कर लूँगा तो मेरे को नुकसान किसी तरीके का नहीं होना, ये ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो वो तो ब्लड ने क्या करी, ले ली, लेकिन जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ थी वह सीधे ब्लड ने छोड़ दी, जो कि अब आपके इस रास्ते से आगे की तरफ जा रही हैं। ये गई, ये गई, ये गई, देख रहे हो, ये जा रही हैं आपकी इम्प्योरिटी। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आपका ब्लैडर है और ब्लैडर से यूरिन की फॉर्म में आपकी कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। ओके, तो आपको इतनी बात अब समझ में आनी चाहिए। अब मैंने आपको दो बार बता दिया। अब देखो ये है यूरोपोइसिस। यूरोपोइसिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ यूरोन। जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होती है उसी को हम कहते हैं यूरोपोइसिस। तो मैंने आपको पीछे यह भी समझा दिया। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी मेरे लेक्चर में आज समस्या परेशानी हुई हो तो आप मेरे को लिख मारो, ठीक है। कहाँ लिख मारोगे, तो वो लिख मारने का जो एड्रेस है वो है सचिन गुप्ता 95368। ओके, यहाँ पे आप मेरे को लिख मारो और मैं जो भी आपकी समस्या होगी उसे मैं आपके एड्रेस कर दूँगा, बता दूँगा। आज मेरे पास दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए इतना ही। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पढ़ने को तो आज हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा यूरिन की क्या कंपोजिशन होती है ये आपको बताऊंगा, और बाकी कई सारी कल हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। कुछ हम फैक्ट पे भी बात करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे किडनी से। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। मैं आज की वीडियो को यहीं तक रहने देता हूँ।